खाने की प्रतियोगिता। रेलवे स्टेशन के बाहर एक ढाबा था जिसका मालिक बिट्टू बहुत ही पेटू था। वह 10 मिनट में 100 अंडे खा जाता था। उसे इस बात पर बहुत घमंड था और वह इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाता था। बिट्टू ने अपने ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था, जो कोई भी 100 से ज्यादा अंडे खाएगा उसे मुफ्त में खाना मिलेगा, वरना जो काम बिट्टू कहेगा वो करना पड़ेगा। एक दिन एक ग्राहक आता है। अरे भाई, सुना है तुम्हारे ढाबे में कोई चुनौती रखी है। तभी बिट्टू कहता है, अरे ओ छोटू, जरा समझा दे इन्हें क्या चुनौती है। हमारे बिट्टू मियाँ 10 मिनट में 100 अंडे खा जाते हैं। अगर आपने इससे एक भी अधिक खाया तो आपको अंडों के पैसे भी नहीं भरने होंगे और 100 दिन तक ढाबे में खाना खाने को मिलेगा। और अगर आप हार गए तो इन अंडों के साथ साथ 100 दिन ढाबे में आटा मलना होगा। हाँ, अच्छा तो ऐसा है। वह ग्राहक प्रतियोगिता के लिए राजी हो जाता है। बिट्टू कब 100 अंडे खा जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और बिट्टू जीत जाता है। हाँ भाई, तो शर्त के अनुसार कल से आटा गूंदने आ जाना, समझे। इसी तरह लालच में आकर बहुत से लोग प्रतियोगिता करते हैं लेकिन कोई बिट्टू से जीत नहीं पाता और हर बार की तरह ढाबे पर काम करने के लिए बिट्टू को किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ता। एक दिन एक पहलवान रेलगाड़ी से उतरता है और अपने बेटे से बोलता है, बेटा, अभी ट्रेन चलने में काफी समय है, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बिट्टू के ढाबे पर पहुंचते हैं और जब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है तो वो बिट्टू से कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं। ढाबे पर काफी लोग मौजूद थे इसलिए बिट्टू उन्हें मना नहीं कर पाया, मगर चालाकी से बिट्टू ने अपनी प्लेट में 100 और पहलवान की प्लेट में 150 अंडे डलवा दिए। लेकिन देखते ही देखते पहलवान सारे अंडे खा गया। बिट्टू मन ही मन सोचता है, अरे मैंने तो अभी 100 भी नहीं खाए, पहलवान तो 150 खा गया। और इस तरह पहलवान प्रतियोगिता जीत जाता है और कहता है, बहुत घमंड है ना तुम्हें, तुम कमजोर लोगों से लड़ते हो। हिम्मत है तो मेरी तरह 150 अंडे खाकर दिखाओ। तुम बहुत ही झूठे और चालबाज हो। तुमने धोखे से मेरी प्लेट में 150 अंडे डाले थे। देखो, मैं तो 150 ही खा गया। अब तुम मेरी शर्त सुनो। मैं यहाँ रोज रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पूरे 100 दिन एक यात्री को मुफ्त में भोजन कराना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे पता चला तो, पता है ना मैं पहलवान हूं, पहलवान। अब बिट्टू हार चुका था और बिट्टू ने पहलवान की शर्त मान ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। सीमापुर गांव में मोहन नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाइयाँ और पकवान बहुत ही मशहूर थे। एक दिन उसके दोनों बच्चे स्कूल से वापस उसकी दुकान पर आते हैं। पापा, आज पिंकी को क्लास में डांट पड़ी। और पापा, आज रिंकू को भी खूब डांट पड़ी है। ठीक है, तुम लोग लड़ाई बंद करो और घर जाकर अपनी माँ से कहना रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार रखे। मोहन शाम को घर पे चाशनी लेने आता है। अरे ये क्या, तुमने अभी तक चाशनी नहीं बनाई? क्या हुआ तुम्हें? अजी सुनते हो, मैंने कितनी बार आपसे कहा एक छोटा सा कूलर ही लगवा दो। इतनी गर्मी में रसोई में काम करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, मुझसे नहीं होगा। मजबूर होकर मोहन अपनी पत्नी के लिए कूलर ले आता है और उसकी पत्नी कूलर की ठंडी हवा में बैठकर खूब काम करती है। एक दिन जब बच्चे खेल रहे होते हैं तभी उसकी बेटी के हाथ से 10 रुपए का नोट उड़कर कूलर में फंस जाता है। लेकिन ये क्या, कूलर में से तो हजारों रुपए के नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे, लगता है ये जादुई कूलर है। 10 की जगह 1000 रुपए, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। उनकी एक पड़ोसन वहाँ छुपकर ये सब देख रही थी। भाभी, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं।
अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन जब पड़ोसन शक्कर वापस देने जाने लगती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस शक्कर में कुछ नशे की दवा मिला दे, ये सब सो जाएंगे और फिर हम पैसों वाला कूलर ले उड़ेंगे। मोहन की पत्नी उस शक्कर से चाशनी बनाती है। जहरीली चाशनी की मिठाई खाकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। मोहन भी बीमार हो जाता है। गांव वाले उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। बच्चों की माँ, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारी दुकान बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र क्यों करते हो जी, हमारे पास पैसे देने वाला कूलर जो है। हाँ पापा, कूलर से तो पैसे मिलते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बेशक हमारे पास ये जादुई कूलर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसे कमाऊंगा और हमारा घर तो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से ही चलेगा। एक रात जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन और उसकी सास कूलर चुराकर ले जाते हैं। वाह जी वाह, अब आएगा मजा, हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दोनों कूलर में नोट डालती हैं, कूलर से आग बरसने लगती है। अरे ये क्या कर दिया पगली, तूने ठीक से इसमें नोट ही नहीं डाले होंगे, हाय मैं मर गई। उन दोनों की ये हालत देखकर कूलर से आवाज आती है, तुम दोनों सास बहू लालची हो, इसीलिए तुम्हें ये फल मिला है। दोनों सास बहू को सबक मिल चुका था। वो दोनों रातों रात जाकर कूलर मोहन के घर में लगा देती हैं और अगले दिन सुबह अपनी गलती मान लेती हैं। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और वो मोहन को उसकी दुकान खोलने देते हैं। अत्याचारी सास और बहू। शर्मा परिवार में एक विमला देवी नाम की अत्याचारी औरत रहती थी। उनका बेटा बहुत होशियार था और काफी पैसे कमाता था। विमला देवी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं, मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं, पर आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसीलिए मैं हाँ कर देती हूँ। रूपा के पिता खुशी खुशी बात पक्की कर देते हैं। बेचारी रूपा अपनी सास का सारा काम करने लगी। शादी के बाद अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन विमला देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख लोग देने को तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से बस 5 ही लाख लिए। अब घर का सारा काम कर, ये देख बर्तन अभी तक पड़े हैं। माँ जी, मैं भी कर देती हूँ। कुछ समय बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख रूपा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए, ध्यान रहे लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर बेटा हुआ तो ठीक, और बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है। रूपा को एक लक्ष्मी जैसी बेटी होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। हाँ, अब मैं क्या करूं पिताजी, मेरी सास मुझे लेने नहीं आई क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ पिताजी। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही गलती है जो मैं विमला देवी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। रूपा के पिता उसे अपने घर वापस ले आते हैं। रूपा खुशी खुशी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। हर जगह रूपा के बनाए हुए स्वादिष्ट केक लोगों को पसंद आने लगते हैं। अब रूपा के पास दिन रात काम की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात विमला देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिलियत बहू को मैंने घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, मैं उसे आज ही ले आती हूँ। विमला देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर रूपा को वापस घर लाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, चल अपने घर, मेरी पोती को मुझसे दूर मत कर।
माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी और यहीं रहूंगी। रूपा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा सम्मान और प्यार देना चाहिए। Please subscribe.